हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। ये चैप्टर 5 है, थियोरेटिकल चैप्टर है और काफी अच्छा चैप्टर है। इसमें लिखने का काम ज्यादा होगा, इसलिए मैं आपको छोटी क्लासेस दे रहा हूँ, 20 से 25 मिनट की। वैसे इतनी ही रहती हैं, लेकिन आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली क्लास 1 घंटे से 100% ऊपर की जाएगी। तो मुद्दे की बात यह है कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। हमने इस चैप्टर में बेटा पढ़ना है कि सरफेस पे होने वाले फिनोमिना कौन कौन से हैं। तो सरफेस पे होने वाला सबसे मेन फिनोमिना है एड्सॉर्प्शन। जैसे कि सरफेस पे मैंने एग्जांपल दिया था, हम दीवार पर पेंट करते हैं, हम मार्कर से बोर्ड पे लिखते हैं, हम कोई स्टिकर चिपका दें, हम फैन के ऊपर डस्ट लगा दें, डस्ट खुद भी लग जाए, आपके घर में फर्श है उस पर मिट्टी गिरी हुई है, ये भी एड्सॉर्प्शन का ही एग्जाम्पल है। तो ऐसे प्रोसेस जहां पे सरफेस पे ज्यादा हो कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू बल्क, अंदर ना जाए सिर्फ ऊपर रहे, तो वो कहलाता है बेटा एड्सॉर्प्शन। कपड़े को पानी में भिगोइए, एड्सॉर्प्शन है। स्टील के ग्लास को पानी में भिगोइए, एड्सॉर्प्शन है, क्योंकि स्टील पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती। मिट्टी के घड़े को पानी में डाल दीजिए, तो वो पानी में डाल दीजिए तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। फिर आपको समझाया था एड्सॉर्प्शन के में होते हैं दो चीजें, एक एड्सॉर्बेंट और एक एड्सॉर्बेट। जिसके सरफेस पे लगाया जाता है वो एड्सॉर्बेंट, और जिसको लगाया जाता है वो होता है एड्सॉर्बेट। जैसे कि पेंट है एड्सॉर्बेट और दीवार है एड्सॉर्बेंट। उसके बाद समझाया था एड्सॉर्प्शन हो गई, उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो वो डीसऑर्प्शन कहलाता है। हमने बोर्ड पर लिख दिया, आप बोर्ड को हटा रहे हैं, उसके ऊपर से लिखा हुआ, तो वो डीसऑर्प्शन। आपने व्हाइट वॉश करते वक्त ये ऑब्जर्व किया होगा, जो घर में जब करवाते हैं तो पहले फ्री वैलेंसीज को जनरेट किया जाता है, सैंड पेपर से घिसकर सारे पेंट को हटा दिया जाता है, रफ कर दिया जाता है, उसके बाद नए तरह से पेंट किया जाता है। यानी एड्सॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन आप सब जानते हैं, कॉटन पानी में डाल दिया, कपड़े पानी में डाल दिया। उसके अलावा सॉर्प्शन आता है जहां एडी और एबी एक साथ हो, एडी मींस एड्सॉर्प्शन और एबी मींस एब्जॉर्प्शन। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं। उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा कि एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसे पता लगा स्पॉन्टेनियस है? एड्सॉर्प्शन करते वक्त हमने ये देखा कि एंथैल्पी चेंज कम हो गया, डेल्टा एच की वैल्यू कम हो गई। बेटा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसे पता लगा? एड्सॉर्प्शन करते वक्त हमने देखा कि एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आया, क्योंकि जब सरफेस पे पार्टिकल आके बैठता है तो सरफेस की एनर्जी कम हो जाती है और वो हीट की फॉर्म में निकलती है। इसी वजह से एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। और जब एड्सॉर्प्शन मीन सरफेस पे आके पार्टिकल बैठ गया, तो पहले वो फ्री था, अब वो बैठ गया, तो इस बैठने के चक्कर में एंट्रोपी भी कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट ओवरऑल गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन और द प्रोसेस बिकम्स नेगेटिव। उसके बाद आपको समझाया कि भाई एड्सॉर्प्शन होता ही क्यों है। जो पार्टिकल बीच में है, हर तरफ से सराउंडेड है, जितनी भी पॉसिबल साइड्स हैं, वहां से सराउंड होने की वजह से, वो तो अब बैलेंस्ड है, उसका चार्ज बैलेंस, उसकी वैलेंसी बैलेंस, जितने रिक्वायर्ड थे सब कुछ है उसके पास। लेकिन जो सरफेस पे है वो बैलेंस नहीं है, और सरफेस वाले के बैलेंस ना होने की वजह से ही एड्सॉर्प्शन होती है, ताकि अपनी अनबैलेंस्ड वैलेंसीज को बैलेंस किया जा सके। उसके बाद हमने आपको सिखाया कि भाई एड्सॉर्प्शन के दो मुख्य प्रकार हैं, एक फिजिसॉर्प्शन और एक केमिसॉर्प्शन। नोट्स आपको मिल गए, आपने लिख भी लिया होगा। फिजिसॉर्प्शन में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, केमिसॉर्प्शन में मजबूत बॉन्ड बनेगा। सेकंड हम पहुंचे कि फिजिसॉर्प्शन में एनर्जी लगती है कम, केमिसॉर्प्शन में एनर्जी लगती है ज्यादा। चौथा, केमिसॉर्प्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन है, जबकि फिजिसॉर्प्शन वीक। फिजिसॉर्प्शन रिवर्सिबल है, केमिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केमिसॉर्प्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर केमिकल रिएक्शन है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं है, किसी के भी साथ हो सकती है, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन नेचर में स्पेसिफिक है। उसके बाद बताया कि दोनों ही एरिया के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। कल एग्जांपल दिया था, अगर दो हाथ मिलाकर पेंट करवाया जाए दोनों हाथों पे तो पेंट लगेगा कम, लेकिन अगर ऐसे कर दिया तो पेंट लगेगा ज्यादा, क्योंकि ये अंदर के सरफेसेस भी जनरेट हो गए। इसलिए पाउडर्ड फॉर्म में एड्सॉर्प्शन ज्यादा, टुकड़ों में एड्सॉर्प्शन कम, और सॉलिड में एड्सॉर्प्शन और भी। फिजिकल एड्सॉर्प्शन से बनती है मल्टी लेयर,
जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन से बनती है मोनोलेयर, एक बार रिएक्शन हो गई कहानी खत्म। जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में लेयर बाय लेयर काम चलता ही चला जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट फिजिकल एड्सॉर्प्शन में नहीं है, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में कभी कभी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए चाहिए होती है, तो कभी कभी रिक्वायर्ड होती है, हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होती। जो गैसेस में अट्रैक्शन ज्यादा है, जिन गैसेस में अट्रैक्शन ज्यादा है, जो गैसेस जल्दी घुल सकती हैं, उनके अंदर होता है, जो जल्दी अट्रैक्ट होते लिक्विफाई हो जाती है उनके अंदर होता है फिजिजॉर्प्शन, और जो केमिकली रिएक्टिव होती है उनके अंदर होता है बेटा केमिजॉर्प्शन। उसके बाद हमने सीखा था कि भैया एड्सॉर्प्शन के प्रयोग क्या क्या है। तो अगर आप 100% वैक्यूम बनाना चाहते हैं तो वैक्यूम पंप से आप 90-95% हवा निकाल सकते हैं, बाकी बची कुची 1-2%, 5% आपको सिलिका जेल वगैरह या चारकोल से ही निकालनी होगी। हमने देखा, हम नया बर्तन खरीद, नया वेसल खरीद के लाए, जग खरीद के लाए, बॉटल खरीद के लाए मिल्टन की, तो उसमें सिलिका जेल का पाउच गिरा हुआ था, क्योंकि वो सारी गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेता है। हम मास्क लगा रहे हैं तो वो डस्ट को या बैक्टीरिया को या वायरस को रोक लेगा, सरफेस पे अंदर जाने नहीं देगा। क्रोमेटोग्राफी करी, बहुत सी मेडिसिन करी, और आज पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है, और ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो आज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज कैटलिस्ट और कैटालिसिस। आज हमें सीखना है कि कैटलिस्ट काम कैसे करता है, और कैटलिस्ट की वर्किंग को ही बेटा कैटालिसिस कहा जाता है। तो बेटा अब पढ़ते हैं हम लोग कि कैटलिस्ट काम कैसे करता है, और उसी को कहा जाता है कैटालिसिस। उसी को कहा जाता है बेटा कैटालिसिस। जे बर्जीलियस नाम से एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने देखा कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो हैं और कुछ रिएक्शंस तेज हैं। जो रिएक्शंस फास्ट हैं कोई दिक्कत नहीं है, काम जल्दी हो रहा है, लेकिन जो धीरे हैं क्या उनको किसी तरह से तेज कर सकते हैं। तो उन्होंने रिएक्शंस में ऐसे सब्सटेंसेस ऐड करे जो ना तो रिएक्टेंट थे ना ही वो प्रोडक्ट थे, यानी वो थे फॉरेन सब्सटेंसेस। ऐसे बाहर के सब्सटेंसेस जिनके आने से रिएक्शन के होने का रेट चेंज हो जाए, ऑल्टर हो जाए, मोस्ट ऑफ द केस में बढ़ता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो कैटलिस्ट वो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शंस के रेट को ऑल्टर कर देते हैं, उनको बदल देते हैं, जिसकी वजह से या तो रिएक्शन तेज हो जाती है, मोस्ट ऑफ द केस में हम तेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिएक्शन की स्टडीज के लिए कई बार हम रेट को स्लो भी करते हैं। दोबारा से, जे बर्जीलियस रिएक्शंस की स्टडी कर रहे थे, कुछ रिएक्शंस स्लो थी, कुछ रिएक्शंस फास्ट थी। जो फास्ट है कोई दिक्कत नहीं है, काम चल रहा है, लेकिन जो धीरे हैं क्या हम उनको किसी प्रकार से तेज कर सकते हैं। तो जे बर्जीलियस ने बाहर से कुछ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स डालने रिएक्शंस में स्टार्ट करे, और ये ऑब्जर्व करा कि कुछ ऐसे सेलेक्टेड फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जिनके आने से रिएक्शन के रेट को बदल सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर दें, उन्हीं को हम कैटलिस्ट कहते हैं। पहला इसमें पॉइंट, दूसरा कैटलिस्ट हो गया, उसके बाद पहला पॉइंट, कैटलिस्ट की जो हेल्प करे। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो कैटलिस्ट की हेल्प कर दे, उसे हम कहते हैं प्रोमोटर। जो कैटलिस्ट के काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ा दे, उसको हेल्पिंग हैंड के काम करे, तो वो प्रोमोटर है। और जो कैटलिस्ट के काम को खराब कर दे, उसे हम कहते हैं पॉइजन। जो कैटलिस्ट के काम को बढ़ा दे प्रोमोटर, और जो घटा दे वो पॉइजन। कैटलिस्ट के काम करने के पूरी प्रक्रिया को कैटालिसिस कहा जाता है। जिस तरह से कैटलिस्ट रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है वो हमारा कैटालिसिस कहलाता है। मैं एक बात बता दूं आपको कि कैटलिस्ट रिएक्शन को करता कैसे है फास्ट। भाई मान लीजिए किसी रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए 50। किसी रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 5 के। भाई रिएक्टेंट के पास अगर 5 या 50 एनर्जी होगी, 50 मान लो, अगर रिएक्टेंट के पास 50 एनर्जी है तो ये रिएक्शन होगी, वरना नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा अगर आपकी एज 18 ईयर्स है तो ही आप रिएक्शन में वोट डालेंगे, वरना नहीं। जेन्युइनली की बात चल रही है। तो भाई कैटलिस्ट उसको कम कर देगा। अगर 50 एनर्जी रिक्वायर्ड है कैटलिस्ट के आने से, वो एनर्जी 45, 40 या 30 हो जाएगी। तो पहले 50 रुपए लग रहे थे, अब 30 रुपए लग रहे हैं। पहले ज्यादा थी एनर्जी, अब कम हो गई एनर्जी। तो बताओ काम आसान होगा क्या मुश्किल?
अपने ऊपर लो। आप लोगों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स मान लीजिए किसी एग्जाम के 100 में से 50 रख दिए गए कि भाई 50 नंबर आएंगे तो आप पास हैं। तो आपने कहा भाई बहुत टफ पड़ रहा है, मुश्किल हो रही है, तो टीचर्स ने कहा चलो 50 नहीं 45 ले आओ। तो काम आसान हो गया मुश्किल हो गया? 45 से भी कम ले आओ, 40 ले आओ। यानी कि कैटलिस्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको कम कर देते हैं, इसलिए काम तेजी से हो जाता है। ये एनर्जी वाली बात आप चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं। फिलहाल बता दिया कैटलिस्ट वो जो रिएक्शन के रेट को बदल देंगे और उससे रिएक्शन जनरली तेज ही होती है। फिलहाल रिएक्शन स्टडी के लिए हम कैटलिस्ट की हेल्प से रिएक्शंस को स्लो भी करा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई एक बात समझ लो कि कैटलिस्ट रिएक्शन में लगने वाली एनर्जी को कम कर देते हैं। कि भाई आपके पास इस रिएक्शन में भाग लेने के लिए, ये रिएक्शन कराने के लिए 50 एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो कैटलिस्ट 50 से उस एनर्जी को घटा देगा। जैसे खाना कुक करने के लिए भी कुछ सर्टेन एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसके बिना खाना पकेगा नहीं। आप धूप में रख के खाना पका नहीं पाएंगे, आपको गैस पे रखना पड़ेगा, और अगर धूप में पका रहे हैं तो समय बहुत लगेगा और एनर्जी को फोकस कराना पड़ेगा सोलर कुकर की हेल्प से। फिलहाल कैटलिस्ट की जो हेल्प कर दे प्रोमोटर, और जो कैटलिस्ट का काम खराब कर दे वो पॉइजन। उसके बाद कैटालिसिस को दो हिस्सों में बांटा गया है बेटा, एक हेट्रोजीनस एक होमोजीनस। नोट में सब मिलेगा। हेट्रोजीनस कैटालिसिस आर दोज जहां पे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट अलग अलग है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, एक लिक्विड है एक गैस है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट। जहां रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट अलग है वो हमारे हेट्रोजीनस कैटालिसिस कहलाते हैं, और जहां सेम है वहां वो कहलाएंगे होमोजीनस कैटालिसिस। जहां पे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम है होमोजीनस कैटालिसिस, और जहां डिफरेंट है वहां कहलाएंगे बेटा हेट्रोजीनस कैटालिसिस। उसके बाद एग्जांपल्स हैं वो आपको याद करने हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते। अब मैकेनिज्म पूरा ध्यान देंगे, मैकेनिज्म पे काफी आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान देना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। एक कैटलिस्ट जो है उसके सरफेस पे बहुत सारी फ्री वैलेंसीज होती हैं। आप लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ लिया है तो वहां आपने सीख लिया कि अगर फ्री वैलेंसीज है यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी आप कैटलिस्ट बन सकते हैं। तो ये कैटलिस्ट का हो गया आउटर सरफेस यानी फ्री वैलेंसी वाला सरफेस। अब दो रिएक्टेंट हैं ए और बी जो आपस में रिएक्ट कर ही नहीं रहे, ये बातचीत नहीं कर रहे, तभी तो रिएक्शन स्लो है। तो पहले स्टेप में कैटलिस्ट के सरफेस पे सारे रिएक्टेंट मिक्स होंगे जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। पहले आ जाओ मिक्स हो जाओ। मैं फिर इसको एक एक्टिविटी के रूप में समझाऊंगा, आपको बड़े समझ में आएगा बेटा। पुलिस और कोर्ट की केस के अकॉर्डिंग समझेंगे, आसान पड़ेगा थोड़ा सा। तो कैटलिस्ट के सरफेस पे अब ये रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे क्योंकि इसके पास फ्री वैलेंसी थी और हम एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल पे पढ़ रहे हैं। पास पास बैठने से इनके बीच में बातचीत शुरू होगी। ये फिलहाल इंटरमीडिएट है कि भैया आकर बैठ गए और हो क्या गया, यहां पर एब्जॉर्प्शन हो चुका है। इसके बाद इनके बीच में शुरू होगी केमिकल रिएक्शन। पहले बैठो और फिर शुरू करो केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई उससे ए और बी के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। ए और बी के बीच में बॉन्ड बनते ही आपका कर दिया जाएगा डिसॉर्प्शन, यानी आपका काम हुआ पूरा। अब आप यहां से निकलकर बाहर जा सकते हैं। यहां से आपको समझ में आएगा कि कैटलिस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया और ये हो गया प्रोडक्ट। यानी कि मैं स्टेप्स की बात करूं, पहले डिफ्यूजन, फिर एड्सॉर्प्शन, फिर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, फिर डिसॉर्प्शन और फिर से डिफ्यूजन, बाहर निकल जाएंगे। कैटलिस्ट के पास फ्री वैलेंसीज है, इसी वजह से वो रिएक्टेंट्स को अपने ऊपर एड्सॉर्ब करता है। एड्सॉर्ब होते हैं तो रिएक्टेंट पास आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, एनर्जी कम हो जाती है, रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करने से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो मैं एक्टिविटी कर रहा था वो सुनिए। सपोज कीजिए दो लोगों में झगड़ा हो गया और वो पुलिस में चले गए, उन्होंने कर दिया केस एक दूसरे पे। अब केस हो गया तो कभी ना कभी तो तारीख लगेगी, डेट लगेगी, कोर्ट में बुला लिया भाई आपको। तो कोर्ट के पास फ्री वैलेंसीज मींस आपके लिए समय हो, वो टाइम उन्होंने डिसाइड करके दे दिया।
दोनों पार्टीज आ जाओ तो डिफ्यूजन हो गया। उसके बाद अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और बताओ कि भाई मैटर क्या है तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा मैटर सुलझा दिया, तुम्हारे हाथ मिलवा दिए कि भाई झगड़ा नहीं करना, जो गलती है मान लो। हम एज्यूम कर रहे हैं ऐसा होता नहीं है, फिर भी सपोज करो दो दोस्तों में झगड़ा ही हो गया। मेरे ट्यूशन में आ रहे हैं पढ़ने, दो दोस्तों में झगड़ा हो गया, मैं जानू पक्के दोस्त है, मैंने बुलाया भाई आ जाओ संडे में आ जाओ, खाली टाइम है मेरे पास, फ्री वैकेंसीज मींस खाली टाइम, मैंने बुला लिया। उनको बताओ क्या बात है, एक को बिठाया सामने, एक को बिठाया सामने, जगह दी, एड्सॉर्ब कराया, स्टूल के ऊपर बैठना एड्सॉर्प्शन ही तो है, अंदर थोड़ी चले गए, ऊपर बैठे हो उसके, एड्सॉर्ब हो गए। बातचीत सुनी कि भैया इसने मेरे बारे में ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा, उसने कहा भैया मैंने ऐसे नहीं कहा, इसको डाउट हो रहा है, समझा दिया, हाथ मिलवा दिए उनके, हो गई बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होते ही गेट आउट, बॉन्डिंग होते ही भगा दिया। क्यों भगा दिया कि भाई फ्री वैलेंसीज थी, काम हो गया, चलो आगे। इस मैकेनिज्म से इस बात का आइडिया हुआ कि कैटलिस्ट बहुत थोड़ा सा ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि सारा काम करके कैटलिस्ट ऐसे का ऐसे ही बाहर आ जाएगा और खुद पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैटलिस्ट आर फॉरेन सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर देते हैं और खुद पे कोई फिजिकल और केमिकल चेंज आता ही नहीं है। अब बोर्ड में सवाल आया कि यहां जो बॉन्ड बना है, यहां जो बॉन्ड बना है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक होना चाहिए या मॉडरेट। अब आप बुद्धि लगाओ कि जो कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट का बॉन्ड बनेगा दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग, वीक और मॉडरेट। तो पहले समझिए वीक से क्या होगा। अगर बॉन्ड वीक होगा तो जज के द्वारा दिया गया डिसीजन आप मान ही नहीं रहे, यानी आप उनको नहीं मानते कि ये फैसला करा देंगे। अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया तो आप कैटलिस्ट के सरफेस पे ही चिपके रह जाएंगे, वहां से बाहर ही नहीं जाएंगे, और अगर बाहर नहीं जाओगे मेरे भाई तो कैटलिस्ट को खराब कर दोगे। तो इसलिए एड्सॉर्प्शन तो केमिकल होगा लेकिन मॉडरेट होना चाहिए। वीक होगा तो भी काम खराब, स्ट्रांग होगा तो कैटलिस्ट ही खराब हो जाएगा, और मॉडरेट होगा तो आएंगे, बैठेंगे, बात मानेंगे और चले जाएंगे। भाई मैं टीचर हूं, मैं समझा रहा हूं अपने बच्चों को तो उन्हें माननी पड़ेगी ना मेरी बात। वीक होंगे तो मार खाएंगे, यहाँ तो स्ट्रांग तो कभी हम होने देंगे नहीं कि आप बैठ गए जाओगे नहीं, क्या भाई आप बैठे, आए, पढ़े, अब घर जाओ, दूसरे रिएक्टेंट आएंगे, दूसरे बच्चे आएंगे। यानी कि कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट का एड्सॉर्प्शन शुड बी मॉडरेटली स्ट्रांग। ज्यादा स्ट्रांग होगा कैटलिस्ट बेकार, ज्यादा वीक होगा रिएक्शन ही नहीं होगी। सेकंड पॉइंट, कैटलिस्ट का नेचर सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव मींस आपको 3 रिएक्शंस मिलेंगी नोट्स में और उसमें रिएक्टेंट सेम है लेकिन कैटलिस्ट डिफरेंट है। रिएक्टेंट सेम है लेकिन कैटलिस्ट डिफरेंट है और उससे प्रोडक्ट भी चेंज हो गया। मींस एक प्रकार की रिएक्शन के लिए एक प्रकार का ही कैटलिस्ट यूज होगा। अगर आप अलग अलग रिएक्शंस करा रहे हैं तो कैटलिस्ट भी अलग अलग होगा, और अगर सेम तरह के रिएक्टेंट में भी तुमने अलग अलग कैटलिस्ट लिए तो कैटलिस्ट अलग होने से प्रोडक्ट भी क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। किसी एक प्रकार की रिएक्शन से एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कैटलिस्ट भी एक ही तरह का इस्तेमाल करना होगा। कैटलिस्ट चेंज तो प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आज का काम लिखिए, एनसीईआरटी में से पढ़िए, काम भले ही थोड़ा हो रहा हो लेकिन आप लिखेंगे तो अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। बहुत तेज नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि काम समझ में आना भी जरूरी है। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही काम है, पढ़िए। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।